जो एक भार आता है क्या हमको प्रोजेक्ट बहुत सारे करने हैं बट हमारे पास इतना म्युनिसिपल फंड नहीं, तो उस जगह पे अगर वो वायबल है तो हम एसेट मोनेटाइजेशन और पीपीपी रूट कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा है कि मोनेटाइजेशन रूट से आपके जितने डीपी के रिजर्वेशन वाले प्लॉट्स हैं वो पीपीपी पे डेवलप हो सकते हैं, जिसमें शायद यूएलबी को अपना फंड ना डालना पड़े। तीसरा है कि इससे बेसिकली लेकिन आप प्राइवेट प्लेयर सोलापुर में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे और आप धीरे धीरे लेकिन प्राइवेट ऑपरेटर्स को सिटी में बुलाओगे, उससे कंस्ट्रक्शन के टाइम पे और जब वो प्रोजेक्ट बन के चालू हो जाएगा उस टाइम पे कुछ और लेकिन जॉब क्रिएट हो सकते हैं, सिटी को पुश मिलता है सिंगल प्रोजेक्ट से नहीं, बट अगर नंबर ऑफ जॉब्स बढ़ने के चांसेस होते हैं। इसमें सिर्फ ये पॉइंट नहीं है कि हम प्राइवेट प्लेयर को बुला के बोलते हैं कि आप चलाओ, आप मार्केट रेट पे चलते हैं। एग्जांपल्स ऐसे भी है कि गार्डन्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, हम जब कल्चरल हॉल या मंगल कार्यालय लेते हैं, जब हम प्राइवेट ऑपरेटर को चलाने के लिए देते हैं, हम वहां पे वो एरिया के लोगों को ध्यान में रखते हुए हम वो कितना चार्ज कर सकते हैं लोगों को, वो चीज भी सेट कर सकते हैं और उसका लेकिन प्रावधान कॉर्पोरेशन के पास रख सकते हैं। बट ये सब तभी हम समझ पाते हैं कि जब हम पूरा डिटेल फिजिबिलिटी करके हमारे पास अंडरस्टैंडिंग आती है कि प्रोजेक्ट कितना वायबल है। जैसे नागपुर का जो स्विमिंग कॉम्प्लेक्स था, वहां पे 2000 स्विमर्स का एसोसिएशन था, उनका नागपुर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को एक ही कहना था कि आप इसको पीपीपी रूट पे या मोनेटाइजेशन कीजिए, हमको दिक्कत नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए कि हमारे जो चार्जेस है, मंथली चार्जेस जो पे करते हैं स्विमिंग पूल यूज करने के लिए, वो बढ़ना नहीं चाहिए, या वो सिस्टमेटिकली जैसे एनआईटी करती थी वही हिसाब से बढ़ना चाहिए। ऐसा ना होना चाहिए कि प्राइवेट प्लेयर आके 1000 रुपए का सीधा 3000 कर दे। ये चीज को हमने ध्यान में रखते हुए जब प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चर किया, वो वायबल हुआ, प्राइवेट ऑपरेटर आए, इंटरेस्ट दिखाया और वो आज प्रोजेक्ट पीपीपी पे मोनेटाइजेशन रूट से चल रहे हैं और वहां के जो एसोसिएशन है वो लोग भी खुश हैं। एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, जैसे मैंने पहले हाईलाइट किया कि अगर हमारा रोल क्या रहेगा और प्राइवेट का रोल क्या रहेगा, इसको अगर हम बहुत क्लियरली स्ट्रक्चर करते हैं तो जो रिस्क वाला पार्ट होता है कि कॉन्ट्रैक्चुअल रिस्क है, लीगल रिस्क है या ऑपरेशनल रिस्क है, ये अगर हम अच्छे से समझ के उसको स्ट्रक्चर करें तो आई थिंक रिस्क जो है वो अच्छे से हैंडल हो सकता है। एसेट मोनेटाइजेशन का एक पूरा एक प्रोसेस है, 5 से 6 स्टेप होते हैं कि हम पहले बेसिकली लेके ना, और यही सेम फ्रेमवर्क है जो अभी 22 जुलाई 2026 की जो महाराष्ट्र सरकार की जो एसेट मोनेटाइजेशन पॉलिसी आई है अर्बन सेक्टर के लिए, उसमें भी इसी टाइप का लेकिन पूरा प्रोसेस फॉलो किया गया है और वो हर एक यूनिटी को भी वही रिकमेंडेशन है कि आप यही सेम प्रोसेस फॉलो करोगे तो आप सिस्टमेटिकली प्लान तरीके से आपके शहर में कितने ऐसे एसेट्स हैं जिसको आप मोनेटाइज कर सकते हो, वो पूरा उसमें मेंशन है। पहला पार्ट है कि यूएलबी को अपने एरिया में कितने एसेट्स है वो एक आइडेंटिफाई करना है, उसका एक डेटाबेस बनाना है, डेटाबेस बनाने के बाद उसका मोनेटाइजेशन पोटेंशियल क्या है, एक वो लेकिन प्रिलिमिनरी या लेकिन प्राथमिक जांच करके कि मेरा गार्डन है तो लेकिन वो 10 लाख दे सकता है, बस डेपो है तो वो अपफ्रंट मेरे को 30 करोड़ दे सकता है या 40 करोड़ दे सकता है, एक अनुमान आपको देगा कि आप इतना जनरेट कर सकते हैं, बिकॉज उसके बेस पे फिर आप आगे आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी कर पाओगे। म्युनिसिपल फंड्स या म्युनिसिपल कारंजी साहेब तुम्ही सांगा तुम्ही गुजरातचे आहेत का? गुजराती ओके माय बैड सर, माय अपॉलॉजीज। समझ सकते हैं लेकिन सगळं येते नाही तुम्ही पार्टी मीटिंग मध्ये तुम्ही सगळं चांगलं सांगितलं होतं आम्हाला जे समजेल त्या पद्धतीने तुम्ही सांगितलं होतं, तुम्हीच सांगा याचं प्रेझेंटेशन पार्टी मीटिंग मध्ये तुम्ही हे चांगलं घेतलं त्यामुळे तुम्ही पहिलं करू शकता, तुम्हीच सांगा आपण जर सांगा सांगा कॅपो सांगा राज्य मान्य केला जाणार का सर? हर यूएलबी का हर प्रपोजल स्टेट लेवल ठीक आहे, नंतर बोलू, पहिला समजून घ्या, तुम्ही चांगले माहिती देता द्या थोडा